नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th की जो हमारी साइंस है उसके चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक तथा लवण। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे इस चैप्टर नंबर 2 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी बोर्ड परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं और जो प्रति वर्ष बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। और मैं आपको यहाँ से भरोसा दिलाना चाहता हूँ एक बात कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो गारंटी से मैं बता रहा हूं आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो में से अवश्य सीखने को मिलेगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा में काम आएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कहा जा रहा है कि अम्ल की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। अब देखिए चूंकि अम्ल का ही चैप्टर है ये, अम्ल, क्षार और लवण, तो क्यों ना इन तीनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या जो भी विकल्प वगैरह है कुछ ना कुछ अवश्य पेपर वाला देगा, क्योंकि भाई चैप्टर इसी चीज के लिए है। तो सबसे पहले देखिए हम इस सवाल में सीखते हैं अम्ल कि अम्ल होता क्या है। तो लिखेंगे वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, यानी जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, और जिनका पीएच मान 7 से कम होता है। 2 बात हो गई है यहाँ से, पीएच मान क्या हो, 7 से कम, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। देखिए लिटमस पेपर आता है, ये लिटमस पेपर 2 प्रकार के होते हैं, नीले एक लाल। अगर नीले रंग का लिटमस पेपर लाल हो जाए तो समझिए वो अम्ल है, और अगर लाल रंग का लिटमस पेपर नीला हो जाए तो समझिए वो क्षार है। वो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। कौन कौन से पदार्थ, जिनका स्वाद खट्टा होता है, जिनका पीएच मान 7 से कम, और जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। देखिए ये हो गई एक सिंपल सी परिभाषा। इसकी एक दूसरी परिभाषा और लिखी जाती है जो केमिस्ट्री की दृष्टि से सही मानी जाती है। हालांकि ये गलत नहीं है, लेकिन ये परिभाषा थोड़ी सी और देखिए बेहतर है। कैसे कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर एच आयन देते हैं, एच आयन मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ये अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, सिंपल सी छोटी सी, कि वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। देखिए मैंने करके भी दिखाया, HCl है, जब तुम इसको जल में घोलो तो पता है कैसे टूटेगा जी, H+ यानी हाइड्रोजन आयन और प्लस Cl नेगेटिव यानी क्लोरीन के आयन, ठीक है। तो कुल मिला के हमें ये समझना है कि कोई भी पदार्थ अगर जल में घुलने पर H आयन दे रहा है तो फिर वो क्या है, हमारा अम्ल है। अब हम जानते हैं अम्ल के कुछ उदाहरण। देखिए सबसे पहले हमने लिया है HCl, इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपको सूत्र भी याद रखना है और उनके नाम भी, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि सूत्र से भी 1-2 नंबर का सवाल पूछ लेता है, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये वही अम्ल है जो बैटरी में डाले, इसको हम तेजाब कहते हैं। किसी भी बैटरी में आप देखोगे तो यही अम्ल डलता है जिसको हम क्या कहते हैं, तेजाब, ठीक है। CH3COOH एसिटिक अम्ल है, ये वो अम्ल है जो आप अपने घर में छिरका में खाते हो। छिरका जो होता है, गाँव के बच्चे जानते होंगे, उसमें क्या होता है, एसिटिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, और HCOOH ये होता है फॉर्मिक अम्ल। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लिए अपने अम्ल के। अब हम देखिए इसके बाद सीखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि क्षार की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम क्षार की परिभाषा जानते हैं। तो क्षार को हम इंग्लिश में कहते हैं बेस। तो हम लिखेंगे वे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा तथा कसेला होता है और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। दोबारा समझ लो, जिनका स्वाद कैसा होता है, कड़वा और कसेला। अब आपको कहोगे सर कड़वा तो समझ में आ गया, कसेला क्या होता है। देखिए कसेला स्वाद, अब वैसे तो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, आप एक काम कर सकते हैं, जैसे घर में जो कपड़ा धोने का जो साबुन होता है, आप किसी भी साबुन को हल्का सा जीभ पे लेके ना टेस्ट करके देख लेना, तो जो टेस्ट तुम्हारा बनेगा वो कसेला कहलाएगा। सिंपल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई, हमारी क्षार की। अब जैसे हमने अम्ल में परिभाषा सीखी थी दूसरी वाली, एक इसमें भी सीख लेते हैं। तो देखिए इसकी दूसरी परिभाषा कैसे लिखी जाती है अथवा में, वे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन, और हाइड्रोक्साइड आयन को बोलते हैं OH आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे देखिए NaOH, तब तुम इसको जल में घुल, पता है कैसे घुलेगा, ये Na+
यानी सोडियम का आयन और प्लस OH आयन अर्थात हाइड्रोक्साइड आयन। तो कुल मिला के अगर कोई पदार्थ OH आयन दे रहा है जल में घुलने पर तो वो क्या कहलाएगा, हमारा क्षार कहलाएगा। अब हम जानेंगे क्षार के कुछ एग्जाम्पल। देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे क्षार के हैं। जैसे नंबर 1 NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, अभी आगे सीखेंगे, ठीक है। LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड और MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आदि। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो हमारे किसके हैं, क्षार के। अब हम देखिए इसके बाद सीखते हैं इसके अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3। और देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में यहाँ से भी कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाता है। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मेरी गारंटी है ये आप कुछ ना कुछ इस वीडियो में से अवश्य सीखेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में काम आएगा। आइए देखिए, लवण की परिभाषा लिखिए तथा उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम सीखेंगे लवण, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में सॉल्ट। तो क्या है देखिए, अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक लवण कहलाते हैं। यानी अम्ल और क्षार की हम क्रिया कराएं और उसके बाद जो उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो आयनिक यौगिक प्राप्त होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे लवण कहलाएंगे। जैसे देखिए हमने कैसे करके दिखाया, जैसे HCl ये हमारा क्या है, अम्ल है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तुम्हें मैंने अभी पढ़ाया है। ये है NaOH जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो सामने बनता है NaCl और बनता है जल। तो देखिए ये तो हो गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये NaCl क्या है, इसका नाम सोडियम क्लोराइड, और इसका सादा नाम होता है नमक, जो हम अपने घरों में खाते हैं, खाना बनाने में यूज करते हैं। और क्या मिलता है हमें, जल। अब देखिए यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बनते हैं। कैसे, मैं आपको समझाऊं। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, या उदासीनीकरण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए। तब भी आप इसी चीज को लिख सकते हैं। तो कैसे लिखी जाएगी, थोड़ी सी भाषा बदल दी जाती है बस। तो तब कैसे लिखोगे कि अम्ल तथा क्षार की क्रिया कराने से जो उदासीनीकरण अभिक्रिया प्राप्त होती है उसी को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इसमें हमें क्या क्या प्राप्त होता है, हमें लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। एक बार तो विकल्प में सवाल पूछा था कि अम्ल और क्षार की क्रिया से क्या प्राप्त होता है, तो आपको आंसर में लिखना है लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हमारे बनते हैं। अब हम यहाँ से जानते हैं लवण के कुछ उदाहरण। तो देखिए जैसे हमने लिया NaCl, इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। KCl पोटेशियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और CaOCl2 ब्रंजक चूर्ण, और इसका दूसरा नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे किसके, लवण के। अब देखिए यहाँ से हम सीखते हैं इसके बाद इसके आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से भी एग्जाम में कभी विकल्प में कभी वैसे कुछ ना कुछ पूछा जाता है। आइए देखिए कैसे। सूचक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। यानी सूचक क्या चीज है, तो देखिए मैं आपको समझाऊं, नाम से पता चल रहा है सूचक, यानी जो सूचना दे। किसकी सूचना दे, देखो मैं पढ़ के बताता हूं। वे पदार्थ जो किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का पता लगाते हैं सूचक कहलाते हैं। यानी ऐसा कोई पदार्थ जो ये पता लगा सके कि भाई ये जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है, तो वो कहलाता है बेटा सूचक। अब आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि जो कड़वा लगे वो क्षार, जो खट्टा लगे वो अम्ल। तो क्या हर चीज को चाट के देखोगे, अरे भाई कुछ खतरनाक भी होते हैं, पता लगे आपने उंगली डाली आपकी उंगली खराब हो गई, तो हर चीज में चाट के थोड़ी ना देख सकते हैं हम, या मान लीजिए कुछ पता लगा सकते हैं। तो कुछ अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत आसानी से इस बात का पता लगा लेते हैं, तो उनको कहते हैं सूचक। अब ये कौन कौन से, देखो एग्जाम्पल देकर समझो। हल्दी भी हमारा सूचक का काम करता है। लिटमस पेपर ये भी सूचक है। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन सॉरी। अब ये कैसे सूचक का काम करते हैं देखिए वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ से देखिए मैंने आपके लिए टेबल यहाँ पे बना रखी है जिससे कि आपके समझ में थोड़ी सी चीज आसानी से आ जाए। देखिए ध्यान से, अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखते हो तो एक आध नंबर तुम्हारा विकल्प में अवश्य बनेगा। देखो कैसे, जैसे हल्दी है हमारा, ठीक है। अगर हमने हल्दी को डाला मान लीजिए
किसी माध्यम में और उसका पीला रंग बन के तैयार हो गया, तो हम समझ जाएंगे कि ये अम्ल है, क्योंकि अम्ल में हल्दी पीला रंग देती है। और अगर हल्दी को हमने किसी ऐसे माध्यम में डाला या जो क्षार है, तो तुरंत हल्दी का रंग कैसा हो जाएगा? लाल। अब देखो आप कैसे, मैं आपको समझाऊं। कभी आप एक काम करना, अपने हाथ पे या किसी कपड़े पे थोड़ी सी हल्दी लगा लेना, ठीक है, और फिर ना उसको साबुन से धोना। आप देखेंगे साबुन के संपर्क में आते ही हल्दी इतनी लाल हो जाती है, भयंकर लाल। क्यों? क्योंकि साबुन के अंदर होता है भैया क्षार। चाहे वो कपड़ा धोने वाला साबुन हो, लगभग लगभग सभी साबुनों में क्षार होता है, जो एक दो महंगे वाले साबुन जैसे डव वगैरह हैं इनको छोड़ के, ठीक है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि हल्दी अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग देती है? पीला, और क्षारीय माध्यम में लाल। अब यहाँ से विकल्प भी आता है पेपर में कि हल्दी अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग देती है, तो आप कहोगे सर पीला रंग देती है, और क्षारीय माध्यम में लाल रंग। अब देखिए लिटमस पेपर, लिटमस पेपर क्या काम करता है भाई? अगर लिटमस पेपर है नीला और उसे हम अम्ल में डालें, तो बेटा नीला लिटमस जो है ना लाल रंग का हो जाता है। और अगर लिटमस पेपर है लाल और हम उसे क्षार में डालें, तो लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है। अब समझ गए? अब देखो यहाँ से घुमा के क्वेश्चन कैसे पेपर में आता है कि भाई नीला लिटमस पेपर अगर लाल हो जाता है तो बताओ वो क्या है? तो आप कहोगे सर वो अम्ल है। और अगर लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है तो दैट मीन वो पदार्थ क्या चीज है? हमारा क्षार है, ठीक है। अब देखिए फिनोल्फ्थैलीन। अब फिनोल्फ्थैलीन क्या करता है? अम्लीय माध्यम में तो रहता है रंगहीन। अब आप कहोगे रंगहीन क्या होता है भाई? जैसे हमारा पानी, पानी का कोई रंग देखा है कभी आपने? नहीं देखा भाई, तो रंगहीन रहता है अम्लीय माध्यम में। और क्षारीय माध्यम में इसके या तो गुलाबी रंग मिलता है या हमें लाल रंग मिलता है, ठीक है। अब देखिए मेथिल ऑरेंज पे आ जाइए। तो मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में क्या देता है? लाल रंग, और क्षारीय माध्यम में पीला रंग, ठीक। तो इस तरह से ये किसका काम करते हैं? सूचक का। सूचक मतलब ये पता लगाने में मदद करते हैं कि हमारा जो पदार्थ है वो अम्ल है या क्षार है। समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए हम यहाँ से चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि पीएच मान से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे पीएच मान की परिभाषा की भाई पीएच मान होता क्या है। तो हमने लिखा है किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयनों अर्थात एच आयन के लघुगणक यानी लॉग के ऋणात्मक यानी माइनस के बराबर होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा हमने समझ ली। अब इसका देखो सूत्र क्या होता है? पीएच बराबर माइनस लॉग एच आयन। यानी अगर आपको हाइड्रोजन आयन पता हो और पीएच मान पूछा जाए तो इस सूत्र को लगा के आप पीएच मान निकाल सकते हैं, ठीक है। पीएच बराबर माइनस लॉग एच आयन। अब हम जानते हैं यहाँ से पीएच पैमाना। अब आप कहोगे सर पीएच पैमाना क्या है? देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान समझना, क्योंकि बेटा यहाँ से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा और इसके विकल्प वगैरह में बहुत हेल्प करेगा ये वाला। देखिए पहले आपको समझाता हूँ। पीएच जो मान होता है, पहले मैं आपको बता दूं, ये बेटा 0 से शुरू होता है और कहाँ तक चलता है? ये 14 तक। यानी पीएच वैल्यू 0 से कम नहीं होती है और 14 से ज़्यादा नहीं होती है। ये बात आप पहले समझें, ठीक है। अब पीएच वैल्यू का जो मिड पॉइंट है वो है 7। अब आप कहोगे 7 पे क्यों रखा है? मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी विलयन का पीएच मान 7 है तो वो विलयन होता है उदासीन, यानी ना वो अम्ल है ना वो क्षार है। कैसा है वो विलयन? उदासीन। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो विलयन होता है अम्ल, ठीक। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो होता है क्षार। अब आपके यहाँ से बात समझ में आ गई होगी कि जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो तो कहलाते हैं अम्ल, और जिनका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है वो कहलाते हैं क्षार, और जिनका पीएच मान 7 होता है वो कहलाते हैं उदासीन। अब यहाँ से जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा पीएच मान का तो आप बड़े आसानी से जवाब दे पाओगे, ठीक है। चलिए अब हम सीखते हैं इसका अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6। और देखिए मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा गया है और हर बार आता रहता है। देखिए कैसे सवाल पेपर में आएगा। बेरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर, पहले मैं आपको बता दूं इसके दो नाम हैं, इसको बेरंजक चूर्ण भी कहते हैं और ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और ये दोनों नाम से पेपर में पूछा जाता है। यदि बेरंजक चूर्ण नाम से पूछे तो आप बेरंजक चूर्ण लिखना, और यदि ब्लीचिंग पाउडर नाम से पूछे तो आप ब्लीचिंग पाउडर लिखना। ठीक है, तो बेरंजक चूर्ण अथवा ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की विधि तथा उसके उपयोग लिखिए। तो देखिए जिस नाम से भी आएगा हम उसी नाम का हेडिंग बना देंगे, फिलहाल मैंने दोनों लिख दिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या सीखेंगे, इसका रासायनिक सूत्र। तो बेटा इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। अब सीखेंगे इसका रासायनिक नाम। इसका रासायनिक नाम है क्लोरीनेटेड लाइम। ठीक है, क्या नाम है? क्लोरीनेटेड लाइम। अब हम सीखेंगे इसके बनाने की विधि। देखिए इसको बनाते कैसे हैं। तो बेरंजक चूर्ण को शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। मतलब कि यदि हम शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस प्रवाहित कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? ब्लीचिंग पाउडर या बेरंजक चूर्ण हमें प्राप्त हो जाता है। देखिए क्या इसकी समीकरण होती है, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, इसी को तो कहते हैं बुझा हुआ चूना। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस पे हमने क्लोरीन गैस प्रवाहित करा दी Cl2 और हल्का सा इसको गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है CaOCl2 और प्लस H2O। एक चीज बता दूं, यदि किसी भी समीकरण के ऊपर इस तरह से तीर बना हो और ये वाला चिन्ह बनना हो तो इसका मतलब हमें उस चीज को गर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो दोबारा समझ लीजिए, CaOH का होल ट्वाइस बुझा हुआ चूना, क्लोरीन गैस, और क्या बन गया सामने? CaOCl2 बेरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, और संग में मिलता है हमें जल। ठीक, अब हम सीखते हैं इसके उपयोग कि भाई इसका उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं। तो देखिए इसके उपयोग, कुछ प्रसिद्ध उसके उपयोग है जो मैं आपको लिखा हूँ। जैसे नंबर 1, सूती वस्त्र को बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया था सूती वस्त्रों को बनाने में। ठीक है, दूसरा उपयोग है इसका जल को शुद्ध करने में। तीसरा, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। क्लोरोफॉर्म आपने फिल्मों में देखा होगा, जरा सा रूमाल पे लगाते ही नाक पे रख के सुंघा देते थे तो व्यक्ति सीधा बेहोश हो जाता है ना, तो उसके निर्माण में इसका यूज होता है। चीनी को सफ़ेद करने में, जो चीनी की मिल होती है ना, तो जहाँ पे चीनी आती है तो चीनी का कलर बिल्कुल वाइट बनाया जाता है, तो उसमें भी इसका यूज होता है। और जीवाणु नाशक के रूप में, मतलब जीवाणु वगैरह को अगर हमें मारना हो, समाप्त करना हो, तब भी हम इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसका है क्वेश्चन नंबर हमारा 7। और देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा जा रहा है, आइए देखिए पढ़ते हैं समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आता है और ब्लीचिंग पाउडर वाला भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चन है ये बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको शॉर्ट में POP भी कहते हैं। क्या कहते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ध्यान रखना। तो सबसे पहले सीखेंगे इसका रासायनिक सूत्र। तो बेटा इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी आधा H2O। CaSO4 इंटू आधा H2O। ठीक है, ध्यान रखना, कई बार विकल्प में ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी पूछ लिया जाता है। अब इसका रासायनिक नाम समझिए। तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब सीखेंगे इसकी बनाने की विधि। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किया जाता है। यानी जिप्सम को लाइए और उसको कितना गर्म करिए? 373 तापमान पर गर्म करिए, केल्विन तापमान पर, तो ऑटोमेटिक आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी देखो समीकरण क्या होती है, CaSO4 इंटू 2H2O, यानी 2H2O। तो बेटा ये तो सूत्र है जिप्सम का, इसको हमने गर्म करा, वो भी कितना गर्म करा? 373 केल्विन तक। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? CaSO4 इंटू आधा H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए यहाँ 2H2O थे, आधा H2O यहाँ पे आ गया, तो कितने बचे? 1.5 बचे। 1.5 का मतलब है 3/2। अरे 3 का आधा तो क्या होता है? 1.5 होता है, तो 3/2 H2O।
तो ये समीकरण आपको तैयार होगी बन के, इनके नाम लिख दो। ये कौन है? जिप्सम, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और ये कौन है? हमारा जल। अब इसके भी देखिए कुछ उपयोग हैं। क्या इसके उपयोग है भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस के? सबसे इसका पहला उपयोग है मूर्ति बनाने में। आपने जगह जगह देखे होंगे बहुत सारी मूर्तियां बनाई जाती हैं, भगवान जी की मूर्तियां या किसी और चीज की मूर्तियां, तो वो आजकल पीओपी से ही बनाई जाती हैं। और टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, किसी के चोट वगैरह लग जाती है, हड्डी वगैरह टूट जाती है, तो डॉक्टर क्या करता है? उस पर प्लास्टर चढ़ाता है, प्लास्टर जिसे हम बोलते हैं, तो वो इसी का चढ़ता है, पीओपी का। ठीक है। घरों को सजाने में, घर में डिजाइन बनाते हैं लोग पंखों में, जहाँ पर पंखे लगे होते हैं, लाइट वगैरह, छत वगैरह पर डिजाइन जो बनती है, या दीवारों को सजाने वगैरह में, तो वो भी पीओपी का आजकल यूज होता है। ठीक है। खिलौने बनाने में तरह तरह के, और अग्निरोधक के रूप में। तो ये कुछ उपयोग है किसके? प्लास्टर ऑफ पेरिस के। चलिए देखिए, अब हम समझते हैं इसका आगे के क्वेश्चन, जो हमारे विकल्प के रूप से भी इंपॉर्टेंट हैं, और एक एक दो दो नंबर के हमसे वैसे भी ये क्या करते जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए 8वें क्वेश्चन में समझते हैं सबसे पहले कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन शायद ही कोई ऐसा वर्ष होता है जिसमें ये ना पूछा जाता है, और आपको भरोसा ना हो, आप बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बेटा? 7 होता है। ठीक है। घुमा घुमा के पूछता है, आपको हमेशा क्या रखना? शुद्ध जल का पीएच मान 7। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लों का पीएच मान हमेशा कितना होता है? 7 से कम। क्षारों का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारों का पीएच मान होता है 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना होता है? मिल्क, ये भी क्वेश्चन एक दो बार पूछा गया है। तो दूध का पीएच मान होता है 6.5 से 6.9 तक। अब आप कहोगे सर अलग अलग कैसे? अभी भाई मान लीजिए दूध ताजा है तो उसका अलग होगा। जैसे जैसे दूध आप समय बीतता चला जाएगा, वैसे वैसे उसकी पीएच मान घटता चला जाएगा। और आप दूध को रखे रहने दो 1 दिन 2 दिन, तो वो खट्टा हो जाता है, तो बिल्कुल अम्ल की तरह बन जाएगा, और पीएच मान नीचे आ जाएगा। ठीक है। तो दूध का पीएच मान होता है 6.5 से 6.9 के बीच में। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन सीखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है रक्त यानी खून, या कहें ब्लड, इसके कई नाम है, रक्त कह लो, खून कह लो, ब्लड कह लो। तो इसका पीएच मान कितना होता है? लगभग होता है 7.3 से 7.4 तक। अब कई बार ऐसा तो आता है, पता एक बार सवाल कैसा आया था कि रक्त की प्रकृति बताओ, तो रक्त अम्ल है या क्षार है? अरे भाई जब 7 से ज्यादा है पीएच मान, इसका मतलब रक्त क्षार है, और दूध क्या है? अम्ल। तो कई बार प्रकृति भी पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, शून्य पीएच मान वाले विलयन की प्रकृति कैसी होती है? मतलब अगर किसी विलयन की पीएच वैल्यू कितनी है? 0 है, तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो बेटा अम्लीय होगी। क्यों अम्लीय? क्योंकि 7 से जब कम होगा तो अम्ल होता है। बिल्कुल सही बात है। अब अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है, न कम न ज्यादा, तब उसकी प्रकृति कैसी होगी? तो वो होगा उदासीन। मतलब ना वो अम्ल है न क्षार, तो कैसी प्रकृति का होगा? उदासीन होगा। बिल्कुल सही। अगला, अगर मान लीजिए किसी का पीएच मान 7 है, अब बताओ प्रकृति कैसी होगी? तो उसकी प्रकृति होगी क्षारीय। क्या होगी? क्षारीय। कब? यदि किसी का पीएच मान कितना है? 14। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन कि भाई हाइड्रोजन आयनों की प्रकृति कैसी होती है? एच आयन जो होते हैं हमारे हाइड्रोजन आयन, उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो बेटा उनकी प्रकृति होती है अम्लीय। ये क्वेश्चन पिछली बार विकल्प में पूछा गया था 1 नंबर का। ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयनों की प्रकृति कैसी होती है? तो हाइड्रोक्साइड आयनों की प्रकृति होती है क्षारीय। बिल्कुल सही। अब देखिए यहाँ से कुछ 1-2 क्वेश्चन और, जैसे नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कई बार नींबू कह देता है, कई बार संतरा कह देता है, कई बार आंवला कह देता है। मैं आपको बता दूं, जितने भी लगभग जो खट्टे टेस्ट वाले फल होते हैं, देखिए एक तो उनमें सब में पाई जाती है विटामिन सी, आप जानते होंगे, और विटामिन सी के साथ साथ इन खट्टे टेस्ट वाले फलों में सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। 1-2 बार ये सवाल पूछ लिए जाते हैं ना। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्टरिक अम्ल। आगे देखेंगे, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? जो अम्लीय वर्षा होती है ना, उसके जल का पीएच मान होता है 5.2 लगभग। अब मैंने क्यों लगभग लिखा है? क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। मान लीजिए अम्ल की मात्रा ज्यादा है तो ये थोड़ा और घट जाता है, अम्ल की मात्रा कम है थोड़ा और बढ़ जाता है। अब अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा जो होती है, देखिए वायु प्रदूषण के कारण
वायु में बहुत सारी अशुद्धियां आ जाती हैं और उन अशुद्धियों के साथ ना उसमें अम्ल के गुण आ जाते हैं SO2 की वजह से। तो जिसकी वजह से जो बारिश का पानी होता है ना, जब उसका pH मान हम चेक करते हैं तो वो 7 से कम बैठता है। तो जब pH मान 7 से कम बैठता है बारिश के पानी का, तो हम कहते हैं कि भाई अम्लीय वर्षा हो रही है। तो अम्लीय वर्षा में लगभग 5.2 pH मान होता है। ठीक है, एक दो बार देखिए सवाल ये वाला भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। और देखिए बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस। कौन सी गैस निकलती है? CO2। तब जब हम बेकिंग पाउडर को गर्म करें तब। अब देखिए यहाँ से कुछ एक दो क्वेश्चन और बच्चे हमारे हैं जो काम के हैं, मैं इन्हें और आपको पढ़ा देता हूँ। थोड़े से वीडियो में बने रहिए, थोड़ी वीडियो बड़ी है लेकिन मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ आप अवश्य सीखेंगे, गारंटी के साथ बता रहा हूँ मैं आपको। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कि अम्ल तथा क्षार की क्रिया से क्या प्राप्त होता है। ये मैं शुरू में बता चुका हूं आपको। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और अम्ल और क्षार की क्रिया से हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है? लवण तथा जल। तो यहाँ से इस तरह से पेपर के अंदर घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है पेपर वाला। वो ये देखना चाहता है कि बच्चे के अंदर कितनी नॉलेज है। तो क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा करके कैसे भी पूछे, आपको उसके भाषा में उलझना नहीं है। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप जवाब दे पाओगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि क्या होता है जब शुष्क बुझे चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है। और मैं आपको बता दूं ऐसा सवाल जब आता है तो केवल आपको समीकरण लिखने के लिए कहता है वो। आपको कोई भाषा नहीं लिखनी, कुछ नहीं, सिर्फ समीकरण लिखिए आंसर। ठीक है, तो क्या आएगा सवाल? क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है? तो उसकी समीकरण है CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 और हल्का सा उसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? CaOCl2 और बनता है जल। अरे भाई यही तो है जिसमें हम अभी पीछे ब्रिंजक चूर्ण बनाना सीख रहे थे। तो आप लिखेंगे CaOH का होल ट्वाइस यानी बुझा हुआ चूना प्लस Cl2 क्लोरीन गैस गर्म करने का चिन्ह CaOCl2 ब्रिंजक चूर्ण, इसी का दूसरा नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। और हमें प्राप्त होता है जल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या होता है जब जिप्सम को 373 केल्विन तापमान पर गर्म किया जाता है? तो देखिए क्या समीकरण है इसकी? CaSO4 इंटू 2H2O। गर्म करते हैं कितने? 373 तापमान पर। ये जिप्सम हो गया तो सामने बनता है CaSO4 इंटू हाफ H2O जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, शॉर्ट में कहते हैं POP। और 3/2 मॉलिक्यूल जल के। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या होता है जब सोडियम ऑक्साइड की जल से क्रिया कराई जाती है? ये क्वेश्चन पिछली बार 2024 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है आपकी बार भी मिले। तो आप लिखेंगे Na2O जिसको हम कहते हैं सोडियम ऑक्साइड और प्लस जल, जल से क्रिया हो गई तो सामने बनेगा 2NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपको केवल समीकरण लिखनी होती है। कब? जब सवाल पूछे क्या होता है जब। तो देखिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। मैंने इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको इसमें शामिल करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई हो, मेहनत हमारी अच्छी लगी हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से, इस वीडियो को अपने साथ वाले बच्चों से अवश्य शेयर कर दिया करो जिससे कि थोड़ी सी नेक हमारी भी हेल्प हो सके। बाकी मैं इसी तरह की वीडियो आपको और बनाता रहूँगा। हमारे चैनल पे हम मैथ भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपने ना देखा हो तो उसे देख लो। और बाकी मैं इस तरह की वीडियो आगे भी बनाऊँगा। चैनल पे आप बने रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अच्छा लगे तो कमेंट वमेंट कर दिया करो, किसी प्रकार का कोई सजेशन है वो हमें बता दिया करो। ठीक है, बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।